जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 68वां वीडियो है और आज का टॉपिक है प्रांतों में कांग्रेस सरकार, जिसे इंग्लिश में कांग्रेस गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस कहते हैं। और इसके समय काल को देखें तो 1937 से 1939 एडी के बीच में रहा है। तो आइए समझते हैं कि प्रांतों में कांग्रेस सरकार का गठन कैसे हुआ था। प्रांतों में कांग्रेस सरकार, इसका समय काल है 1937 से लेकर 1939 एडी के बीच में। तो हम जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में चुनाव होने थे। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रांतों में चुनाव होने थे। जैसे कि आज विधानसभा के चुनाव होते हैं या विधान परिषद का, लोकसभा का नहीं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रांतों में चुनाव होने थे 1937 में। ठीक है, इसका समय काल क्या रहा है चुनाव का? 1937 में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में 1937 में चुनाव होने थे और इस चुनाव में कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली। चुनाव हुए और चुनाव के परिणाम आए तो कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली। जुलाई 1937 में सत्ता आई। जो कांग्रेस थी जुलाई 1937 में सत्ता में आई, लेकिन इस एक्ट में प्रावधान था कि 5 वर्षों तक आप शासन कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 5 वर्षों से पहले ही कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। एक्ट के तहत 5 वर्षों तक सत्ता में आप रह सकते थे, लेकिन अक्टूबर नवंबर 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। तो भाई त्यागपत्र क्यों दिया, इसके पीछे कारण को देखें तो हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार 2, 1939 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और 1939 में जो युद्ध शुरू हुआ था तो इसमें भारतीय सेना भी गई थी। अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं से बिना पूछे ही भारतीय सेना को युद्ध में झोंक दिया था। तो भारतीयों के अंदर रोष समा गया कि भारतीयों से बनी भारतीय सेना और भारतीय नेता उसमें मौजूद है, उनसे पूछे बिना ही इनको युद्ध में आपने झोंक दिया। इसके लिए इस कारण से कांग्रेस नाराज थी और एक तरफे निर्णय के कारण सन 1939 में सभी प्रांतों के सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। ये सरकार 1937 में बनी और 1939 में आते आते त्यागपत्र सभी सरकारों ने दे दिया। यानी कि प्रांतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो भी सरकारें थी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद देखते हैं कि एक लॉर्ड लिनलिथगो होते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो से पहले एक वायसराय होते हैं लॉर्ड वेलिंगटन, जिनका समय काल रहता है 1931 से लेकर 35-36 के बीच में। उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो आते हैं और इनका समय काल रहता है 1936 से 1943 के बीच में। इनके समय काल को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो लॉर्ड लिनलिथगो का जो समय काल रहता है अप्रैल 1936 से लेकर सितंबर 1943 के बीच में, और इनका समय काल रहता है 7.5 वर्ष। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो लॉर्ड लिनलिथगो हैं, इनसे पहले लॉर्ड वेलिंगटन थे, उनका समय काल था 1931 से 1936 के बीच में। उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन के बाद आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, और लॉर्ड लिनलिथगो का समय काल होता है अप्रैल 1936 से लेकर सितंबर 1943 के बीच में, और ये 7.5 वर्षों तक भारत में रहते हैं और सबसे लंबे समय तक ये वायसराय रहते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही भले व्यक्ति थे। भारतीयों ने इनका स्वागत किया और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इनका राजनीतिक परिदृश्य में आना बहुत ही शुभ सत्य संकेत माना गया। यानी कि राजनीतिक परिदृश्य में इनका भारत में आना शुभ संकेत माना गया। ये मूलतः राजनेता थे, लेकिन ये कृषि विशेषज्ञ भी थे और रहने वाले स्कॉटलैंड के थे। सन 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बना था, राजशाही कृषि आयोग बनाया गया था और ये कृषि आयोग के अध्यक्ष थे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इनको अध्यक्ष बनाया गया है तो ये एक तरह से मान के चलेंगे कि इनकी रुचि कृषि की ओर होगी ही होगी, और जिन व्यक्तियों की रुचि कृषि की ओर होगी तो वे ग्रामीण विकास और पशुपालन की ओर स्वतः घूम जाएंगे। स्वतः इनकी रुचि ग्रामीण विकास और पशुपालन की ओर होगी। अगर इनको गांधी जी से बात करें तो गांधी जी भी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये गांधी जी ग्रामीण विकास के बहुत बड़े समर्थक भी थे। जो व्यक्ति ग्रामीण विकास का समर्थक होगा वो कृषि और पशुपालन को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा होगा, यानी कि कृषि और पशुपालन की ओर झुकाव होगा ही होगा, ये स्वाभाविक है। तो एक दौरान 1937 में एक शिमला में मुलाकात होती है लॉर्ड लिनलिथगो और गांधी जी के बीच में, और यहाँ पर पॉलिटिक्स पर चर्चा ना होकर
कृषि पे बात होती है, फिर उसके बाद ग्राम उद्योग पर बात होती है, ग्राम सुधार पे, पशुपालन पर बात होती है। और इसके बाद गांधी जी घोषणा करते हैं कि इरविन से ज़्यादा लिनलिथगो को अपना करीबी मानते हैं। जैसे कि लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मुलाकात को दो संतों का मिलन कहा गया था। तो गांधी जी जब लिनलिथगो से मिले तो कहे कि मैं इरविन से ज़्यादा लिनलिथगो को अपना करीबी मानता हूँ। देख लीजिए कितना मतलब कि दोनों के विचार एक साथ मिलते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो को मद्रास और ऑस्ट्रेलिया का गवर्नर बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन ये अस्वीकार कर दिए थे। ठीक है। और भारत में कार्यकाल हमने बताया कि ये सबसे लंबे कार्यकाल के रहने वाले व्यक्ति थे। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद लॉर्ड बेवेल आए, और हम जानते हैं कि आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन हमारे वाइसराय रहे हैं। ये थोड़ा सा परिचय हुआ लॉर्ड लिनलिथगो के संबंध में। तो आइए अब चुनाव की बात करते हैं जो 1937 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 एक्ट को रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो 1935 में जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, उसको अस्वीकार कर दिया था। तो आपको इसके अनुसार आपको लगेगा कि तो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग लिया था 1937 में। तो इसको वन लाइनर के तौर में या इसके ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है पीटी में। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किन कारणों से लोग दो धड़ों में बट गए थे, कि एक कह रहे थे कि मैं चुनाव में भाग लूँगा और एक धड़ा बोल रहा था कि मैं चुनाव में भाग नहीं लूँगा। तो नेहरू और सुभाष चुनाव के विरोध में थे और दूसरा वर्ग चुनाव के समर्थन में था। जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, उसके बाद भी भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो गुट बट गया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और अजमल खां ये स्वराज पार्टी का गठन करके चुनाव में भाग लेने के पक्ष में थे। ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ भी नेहरू और सुभाष चुनाव में भाग लेने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन ये बाद में हो जाते हैं। तो देखते हैं कि किस आधार पर ये चुनाव के पक्ष में नहीं थे, यानी कि विपक्ष में थे चुनाव के। कारण क्या था? तो ये उत्तरदायित्व दिए जाएंगे। ये कहते थे कि उत्तरदायित्व दे दिए जाएंगे, परंतु आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जन आंदोलन का क्रांतिकारी चरित्र खत्म हो जाएगा। ये कहा करते थे कि जो जन आंदोलन था उसका क्रांतिकारी चरित्र खत्म हो जाएगा। जैसे कि जन आंदोलन में त्याग मांगता है, संघर्ष मांगता है, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। उसके बाद जिस साम्राज्य का विरोध हम लोग कर रहे हैं, हम उसी का अंग बन जाएंगे, चुनाव में भाग लेंगे और सरकार में आएंगे तब। उसके बाद इस कारण से क्या हुआ कि हमारी जो विद्रोही स्वभाव है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। उसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से केवल ही सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कराची अधिवेशन में स्वतंत्रता को पुनः परिभाषित किया गया था और कहा गया था कि हमारी जो स्वतंत्रता होनी चाहिए उसमें स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय या स्वतंत्रता भी जरूरी है। अगर यह सब नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया और चुनाव में भाग लेने के लिए भाग लिया। ठीक है। और कुछ लोग इसके पक्ष में थे। ठीक है। तो पक्ष में कौन कौन थे हम लोग देखते हैं इसमें। उसके बाद क्या हुआ कि चुनाव में शुरुआत में तो विरोध में थे, लेकिन जवाहर ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और राजनीतिक दृष्टि से इनको परिपक्व बना दिया इस चुनाव ने। इसके बाद ये जनता के दुलारे बन गए थे जवाहरलाल नेहरू। 1937 के चुनाव में गांधी जी ने एक भी सभा संबोधित नहीं की थी। जो भी 1937 में चुनाव हुआ था उसमें गांधी जी ने एक भी सभा संबोधित नहीं की थी, परंतु वोट गांधी जी के नाम पर भी परंतु वोट जो गांधी जी के नाम पर ही मिले। इसको देख लीजिए कितना मतलब गांधी जी का उस समय प्रभाव था, दबदबा था। शुरू में गांधी जी चुनाव के पक्ष में नहीं थे। शुरू में गांधी जी चुनाव के पक्ष में नहीं थे, परंतु अंग्रेजों की चाल ये समझते थे कि कांग्रेस को दो भागों में बांट देना है। गांधी जी चुनाव के समर्थन में आए ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में विभाजित न हो। देख लीजिए गांधी जी कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे। उसके बाद चुनाव में भाग लेना एक अल्पकालिक नीति था। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अल्पकालिक नीति था ताकि कांग्रेस का विभाजन ना हो। अब हमारे पास कोई जन आंदोलन के लिए विषय नहीं बचा था। उस समय कोई भी बड़ा आंदोलन भी नहीं था और ना ही विषय बचा था। तीसरा, अन्य राजनीतिक दल के सत्ता में आने से खतरा था। अगर कोई अन्य राजनीतिक दल सत्ता में आ जाती है तो अंग्रेजों के पीछ लग्गू हो जाएगी और अंग्रेज उसी को भारत का प्रतिनिधित्व मानकर उल्टे पुल्टे फैसले लेते। उसके बाद सीमित अधिकारों के बावजूद रचनात्मक कार्य किया जाना इसमें शामिल था।
ब्रिटिश सरकार के अहितकारी कानूनों का विरोध कर सकते थे अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, ऐसा गांधी जी या पक्ष में मानने वाले थे कि चुनाव में भाग लेना चाहिए। तो ये हुआ। उसके बाद अब 1937 में चुनाव हुआ तो स्थितियाँ क्या थी थोड़ा सा समझते हैं। जुलाई 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्ता में आई और 11 प्रांतों के लिए चुनाव हुए 1161 सीटों पर, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस 716 सीटों पर खड़ी थी। और इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली थी, जिसमें 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला था, जिसमें मुंबई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत शामिल था। और दूसरे प्रांतों में जैसे कि बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत, यहाँ पर संयुक्त सरकार बनाई गई थी और यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस उभरी। और इस तरह हम देखेंगे कि 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि सरकार बनने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने कौन कौन से कार्य किए और या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कौन सी सफलताएं मिली, इसको थोड़ा सा देखते हैं। 1932 के जन सुरक्षा अधिनियम में प्रांतों को मिले आपातकालीन अधिकार को खत्म कर दिया गया। 1932 के जन सुरक्षा अधिनियम में प्रांतों को मिले आपातकालीन अधिकारों को खत्म किया गया। प्रेस पर लगे जो भी प्रतिबंध था प्रेस पर, उसको समाप्त कर दिया गया। जब्त किए गए हथियारों को वापस कर दिया गया तथा जो लाइसेंस रद्द किए गए थे वो फिर से बहाल कर दिए गए। फिर पुलिस के अधिकारों में कटौती की गई। राजनीतिक जो भी कैदी थे उसको रिहा किया गया। राजनीतिक कैदी को रहा नहीं, रिहा किया गया। ठीक है, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया तथा इनके विरोध कठोर कानून को रद्द कर दिया गया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसानों को जब्त की गई जमीन वापस कर दी गई तथा बर्खास्त अधिकारियों के पेंशन व भत्ते फिर से शुरू किए गए, जिसमें बम्बई में प्रभावशाली ये हुआ था। कुछ क्षेत्रों में शराबबंदी भी लागू की गई थी। जिन क्षेत्रों में हरिजनों का मंदिर में प्रवेश मना था वहां प्रवेश करने की स्थिति लाई गई थी। छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। ठीक है ना, छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई तथा पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में भारतीयों की संख्या को इजाफा किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको नजर आएंगे आगे चलकर। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया गया। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई थी। अनुदान के जरिए तथा अन्य उपायों से खादी के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया। जेल में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। स्वदेशी के प्रयोग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। देख रहे हैं, सरकार में आने के बाद इतनी सारी चीज़ें हुई थी तथा स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। जन शिक्षा अभियान चलाया गया। कांग्रेस पुलिस स्टेशन, इसको ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पुलिस स्टेशन और पंचायतों की स्थापना की गई। कांग्रेस लोक समिति की स्थापना की गई। उसके बाद राज्यों में लोक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये तो रही कांग्रेस सत्ता में आई तो उसकी सफलता मिली, लेकिन असफलता के हम देखते हैं कि क्या क्या रहा। तो कृषि सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके साथ साथ मजदूर, इस मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्यस्थता की बात करती रही। ठीक है ना, कि हम मध्यस्थता करेंगे। इस कारण वामपंथी दल इसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराई। ठीक है ना, तो इसके पीछे और भी देखते हैं कि कृषि सुधार किया क्यों नहीं गया। कृषि जो था बड़े बड़े भूस्वामी, जमींदार, राजा महाराजा से संबंधित है। ये केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतों में अपने सदस्यों को मनोनीत करते थे। ये भूस्वामी, जमींदार, राजा, ये केंद्रीय जो भी सभा थी वहाँ पर ये अपने सदस्यों को मनोनीत करते थे। जनता के समर्थन के बिना इन्हीं वर्गों को जनता के समर्थन के बिना ये अपने आप को, अपने सदस्यों को मनोनीत कर देते थे। इन्हीं वर्ग को प्रतिक्रियावादी वर्ग या बुर्जुआ वर्ग कहा गया, यानी कि भूस्वामी, जमींदार, राजा को बुर्जुआ वर्ग कहा। इनकी मौजूदगी थी केंद्रीय विधानसभा में और कोई भी बिल पास करने के लिए इनका भी समर्थन चाहिए था, इसलिए ज़्यादा भूमि सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हो गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 मंथ मिला था, यानी कि 1937 में ये चुनाव 1937 में ये इनका सरकार बना था और 1939 में आते आते इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस दौरान 28 मंथ ये लोग काम किए और 28 मंथ इनको मिले। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमने इनका बताया कि क्या सफलता रहा, क्या असफलता रहा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रांतों में जो कांग्रेस सरकार 1937 से 1939 के बीच थी, और ये इनका मूल्यांकन करके देखते हैं कि इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ा।
जनता ने पहली बार देखा कि जो नेता जेल में बंद थे, यानी कि हम लोग जिनसे कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे, जिन नेताओं से हम कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे, वे अब सरकार बना रहे हैं। तो देख रहे हैं कितना मनोवैज्ञानिक प्रभाव तगड़ा पड़ेगा। हमारे नेता अपने मंत्रालयों को जन उपयोगी बनाने की कोशिश की थी। देख लीजिए आज के नेता और उस समय के नेता में क्या अंतर था। यानी कि हमारे नेता अपने मंत्रालयों को जन उपयोगी बनाने की कोशिश की, जनता की बातों को सुनते थे, बुलाते थे, समस्याओं का निवारण करते थे। हमारे नेता अपना वेतन कम कर दिया। देखिए आज नेता लोग कितना वेतन अपना बढ़ा लेते हैं। उस समय के जो नेता थे, इन्होंने अपना वेतन कम कर दिया। सामान्यतः ये सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। आज तो देख लीजिए आलीशान आलीशान जिंदगी जीते हैं हमारे पैसों से ही। उसके बाद कुछ लोगों का कहना था कि हमारे नेता भव्यतापूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन देख लीजिए अपना वेतन तक ये कम कर दिए थे। जनता को मंत्रियों से शिकायत हो गई, मुलाकात में इंतजार करना पड़ता है, ये भी संकट आ गया। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि हमारे नेता काम करके दिखाए। जो भी उस समय नेता थे, हमारे नेता जो थे काम करके दिखाए, जो इनके प्रशासनिक कौशल का परिचायक था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने काम करके दिखाया। अंग्रेजों का इससे भ्रम टूटा कि नहीं, ये अंग्रेजों का भ्रम टूटा कि इनके अंदर भी स्किल है, राजनीतिक कौशल है, प्रशासनिक क्षमता भी है। अंग्रेजों द्वारा विरोधी तत्वों का विधान परिषद में इसका विरोध किया गया। अंग्रेजों के द्वारा जो लाए गया था विरोधी तत्व, जो भी विरोधी तत्व लाए जाते थे विधान परिषद में, इसका जबरदस्त विरोध किया जाता था, अंकुश लगाया जाता था। इससे क्या हुआ, भारतीयों में उत्साह एवं अंग्रेजों के मनोबल में कमी आई थी। जब मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया तो अंग्रेजी अधिकारियों ने राहत की सांस ली थी कि हमारे जितने भी चीज़ें लाई जाती थी वो ये लोग अंकुश लगा देते थे, विरोध करते थे। अंग्रेजी अधिकारियों को पचाना मुश्किल था कि उनको अंग्रेजी अधिकारियों के नेतृत्व में काम करना पड़ रहा था। अंग्रेज अधिकारियों को पचाना मुश्किल था कि उनको अंग्रेज अधिकारियों नहीं, भारतीय अधिकारियों के नेतृत्व में काम करना पड़ रहा था। वे अपना अपमान जैसा ये मानते थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए कि इसका मूल्यांकन तो प्रभाव तो पड़ा है कि भारतीयों में उत्साह आया इस भारत प्रांतों में कांग्रेस सरकार का, और अंग्रेजों के हौसले पस्त हुए थे। भारतीय जनता को अपना शासन मिलने के बाद ही स्वतंत्रता मिल सकती है, ऐसा भारतीय जनता महसूस किया कि नहीं, राजनीति में प्रवेश करके हमें सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता को अपना शासन केवल स्वतंत्रता मिलने के कारण ही होगा। ये भारतीय के चेतना में जाकर रच बस गया। तो हमारी एक तरह से कहेंगे स्वतंत्रता की ओर हमारी चेतना और मजबूत हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में हम पढ़ा था कि शुरू में ही अक्टूबर और नवंबर में 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था, और जिन्ना इस समय लंदन से लौट कर भी आ गए थे 1939 तक। ठीक है। उसके बाद एक डिलीवरेंस डे मनाया गया, यानी छुटकारा दिवस। कांग्रेस से इस समय तक जिन्ना कांग्रेस विरोधी हो चुके थे, नेहरू से भी नहीं बनती थी जिन्ना की। ठीक है ना, जब ये जिन्ना 1939 में लौट के आए तो नेहरू से भी नहीं बनती थी और कांग्रेस के विरोधी हो चुके थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी मानने लगे थे जिन्ना, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में ना हमारी चल सकती और ना ही मुस्लिमों का भला हो सकता है, ऐसा ये मानकर चलने लगे। त्यागपत्र देने से देश को छुटकारा मिला, ऐसा इन्होंने कहा। डिलीवरेंस डे मनाया, छुटकारा दिवस। 2 दिसंबर 1940 को छुटकारा दिवस मनाया गया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी कि बनी बनाई भीड़ मिली, यानी कि इस चुनाव के बाद जो 8 राज्यों में जो हमारी अभूतपूर्व सफलता मिली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, बनी बनाई भीड़ मिली। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ये तो प्रांतों में कांग्रेस सरकार 1939 और 1937 से 1939 को देख लिए। अब देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ की स्थिति क्या थी, उसमें थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे। उसके बाद वायसराय जो उस समय लिनलिथगो थे, यानी कि लिनलिथगो 1936 से 43 के बीच में रहे, इन्होंने एक अगस्त प्रस्ताव पेश किया था, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।